गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एक्सेल स्टेट इंग्लिश क्लासेस। चलिए आज हम लोग एक्सरसाइज करते हैं। इससे पिछले वाले वीडियो में जो हम आपको सेंटेंस और उसके टाइप को बताए थे या फिर क्लाउड जो बताए हैं, आज हम उसके बेस पर एक्सरसाइज करेंगे। और एक्सरसाइज बहुत जरूरी होता है किसी भी चीजों के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझने के लिए। वर्कआउट बहुत जरूरी है। तो आज हम 8 सेंटेंस आपके सामने लाए हैं। इसमें आपको आइडेंटिफाई करना है, इसमें आपको सीखना है कि कौन सा सेंटेंस सिंपल होगा, कौन सा कंपाउंड होगा, कौन सा कॉम्प्लेक्स होगा या फिर कौन सा मिक्स होगा। अगर आप इन चीजों को समझते हैं तो जो कुछ भी क्वेरीज है वो आपका क्लियर हो जाएगा। और इसके बावजूद भी अगर कोई प्रॉब्लम रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं, पहला सेंटेंस है My teacher told me to present my project before 1 PM। अब देखिए ये जो सेंटेंस है ये कौन सा सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस है या फिर कंपाउंड है या फिर कॉम्प्लेक्स है। तो एक चीज हम आपको क्लियर कर देते हैं, ये जो शब्द है यहाँ पर बिफोर, बहुत स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि बिफोर देखा तो उसको समझ में आता है कि वो कंजक्शन ही होगा। ऐसा नहीं है। बिफोर और आफ्टर ये कंजक्शन की तरह भी यूज होता है और प्रीपोजिशन के तरीके से भी यूज किया जाता है। तो आपको ये चीज समझना पड़ेगा कि किस वाक्य में ये कंजक्शन है और किस वाक्य में ये प्रीपोजिशन है। तो यहाँ पर देखिए, My teacher told me to present my project before 1 PM। यहाँ पर सब्जेक्ट कितना है और वर्ब कितना है, इस पर आप फोकस करिए। इस पूरे वाक्य में एक ही सब्जेक्ट है my teacher और एक ही वर्ब है told। तो इसका मतलब जिस वाक्य में एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होगा वो क्या हो जाएगा, वो सिंपल सेंटेंस हो जाएगा। तो ये जो सेंटेंस है ये क्या हो गया, सिंपल सेंटेंस हो गया। और अगर आपको लगता है कि सर यहाँ पर बिफोर आया हुआ है तो यहाँ पर बिफोर किसका काम कर रहा है, प्रीपोजिशन का काम कर रहा है। क्योंकि देखिए बिफोर और आफ्टर में आप एक बात सीख लीजिए, अगर बिफोर और आफ्टर के बाद कोई सब्जेक्ट और वर्ब आएगा तब आप समझ लीजिए कि वो कंजक्शन है। और कोई सब्जेक्ट और वर्ब नहीं आकर कोई टाइम आ जाता है, कोई प्लेस आ जाता है, सिंपली कोई नाउन आ जाता है, तो वो कभी भी कंजक्शन नहीं होगा, वो क्या हो जाएगा, प्रीपोजिशन होगा। तो यहाँ पर बिफोर के बाद क्या आया हुआ है, टाइम आया हुआ है। तो यहाँ पर ये कंजक्शन का नहीं बल्कि प्रीपोजिशन का काम कर रहा है। इसीलिए ये पूरा वाक्य क्या हो जाएगा, सिंपल सेंटेंस हो जाएगा। अब देखिए दूसरा वाक्य है The patient had died before the doctor came। हम जानबूझ के आपको दो ऐसा वाक्य दिए जिसमें लगातार बिफोर का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर ये बिफोर क्या है, प्रीपोजिशन है, लेकिन यहाँ पर देखिए बिफोर के बाद क्या आया हुआ है, द डॉक्टर सब्जेक्ट है और कैम क्या हो गया, वर्ब हो गया। तो इस वाक्य को समझिए कैसा वाक्य है ये, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर कैम। यहाँ पर रोगी मर चुका था डॉक्टर के आने से पहले। तो यहाँ पर जो बिफोर है ये किसका काम कर रहा है, कंजक्शन का काम कर रहा है। तो बिफोर कैसा कंजक्शन है, ये सब ऑर्डिनेट कंजक्शन है। तो यहाँ पर देखिए बिफोर द डॉक्टर कैम ये कैसा क्लाउज हो गया, ये सब ऑर्डिनेट क्लाउज हो गया। और द पेशेंट हैड डाइड ये कैसा क्लाउज हो गया, ये पूरा का पूरा प्रिंसिपल क्लाउज हो गया। अब देखिए जिस वाक्य में एक सबऑर्डिनेट क्लाउज होगा और एक प्रिंसिपल क्लाउज होगा, अंत पे पंक्चुएशन साइन होगा, वो कैसा सेंटेंस बन जाएगा, वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन जाएगा। तो ये क्या हो गया, ये आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया। तो यहाँ पर आप अंतर साफ देख सकते हैं, दोनों वाक्य में बिफोर का प्रयोग किया गया है, लेकिन यहाँ पर बिफोर प्रीपोजिशन है। क्यों, क्योंकि इसके बाद कोई सब्जेक्ट और वर्ब नहीं आया हुआ है। लेकिन यहाँ पर जो बिफोर है इसके बाद सब्जेक्ट और वर्ब आया हुआ है और ये कंजक्शन का काम कर रहा है। तो ग्रामर में ये चीज तो हम आपको बताए हुए हैं, एक ही शब्द बहुत तरीके से प्रयोग किया जाता है। आपको देखना है कि किस जगह पर और किस रूप में इसका प्रयोग किया गया है, तब जाकर आपको सेंटेंस अच्छे से समझ में आएगा। अब तीसरा वाक्य है मिस्टर शर्मा विल गो आफ्टर यू विल कम हियर। अब देखिए ये कैसा सेंटेंस है, यहाँ पर देखिए आफ्टर का प्रयोग किया गया है। आप सबसे पहले देखिए मिस्टर शर्मा विल गो, ये कैसा सेंटेंस हो गया, ये पूरा का पूरा प्रिंसिपल क्लाउज हो गया। मिस्टर शर्मा विल गो ये क्लाउज है और कैसा क्लाउज है, प्रिंसिपल क्लाउज है। उसके बाद यहाँ पर आफ्टर का प्रयोग किया गया। तो यहाँ पर आफ्टर क्या है, प्रीपोजिशन है या कंजक्शन है, इस चीज को समझिए। तो देखिए आफ्टर के बाद यू का प्रयोग किया गया है जो कि सब्जेक्ट है, विल कम ये क्या हो गया, वर्ब हो गया। इसका मतलब ये कंजक्शन का काम कर रहा है। और कैसा कंजक्शन, आफ्टर कैसा कंजक्शन है, सब ऑर्डिनेट कंजक्शन है। यहाँ पर आफ्टर यू विल कम ये पूरा का पूरा कैसा क्लाउज हो जाएगा, सब ऑर्डिनेट क्लाउज हो जाएगा।
फिर वही बात, एक प्रिंसिपल क्लाउज और एक सबऑर्डिनेट क्लाउज, ये कैसा सेंटेंस होगा? ये यहाँ पर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया। अब चौथा देखिए, ब्लैक डॉग वॉज रनिंग आफ्टर अ रेड बॉल। अब यहाँ पर देखिए फिर से आफ्टर का प्रयोग किया गया है। हम जानबूझ के आपके सामने ऐसे वाक्यों को रख रहे हैं जिससे कि आपका आफ्टर और बिफोर में जो प्रॉब्लम है वो चीज क्लियर हो जाए। ब्लैक डॉग वॉज रनिंग आफ्टर अ रेड बॉल, इसका मतलब यहाँ पर भी आफ्टर का प्रयोग किया गया है। क्या इसके बाद कोई सब्जेक्ट और वर्ब है क्या? नहीं है। इसका मतलब यहाँ पर ये क्या हो गया? प्रीपोजिशन हो गया। तो इस पूरे वाक्य में कितना सब्जेक्ट है? ब्लैक डॉग ये सब्जेक्ट हो गया, रनिंग ये वर्ब हो गया। पूरे वाक्य में एक सब्जेक्ट है और एक वर्ब है। तो जिस वाक्य में एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होगा और अंत में पंक्चुएशन साइन होगा, वो कैसा सेंटेंस हो जाएगा? वो सिंपल सेंटेंस हो जाएगा। और ये क्या हो गया? ये सिंपल सेंटेंस हो गया। उसके बाद पांचवा, मोहन इज प्रिपेयरिंग फॉर एनडीए बट आई एम प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी। अब देखिए ये कैसा सेंटेंस है? मोहन इज प्रिपेयरिंग फॉर एनडीए, ये पूरा का पूरा कैसा क्लाउज हो गया? ये प्रिंसिपल क्लाउज हो गया। और बट यहाँ पर क्या है? ये कोऑर्डिनेट कंजक्शन है। और आई एम प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी, ये भी क्या हो गया? प्रिंसिपल क्लाउज हो गया। जब दो या दो से ज्यादा प्रिंसिपल क्लाउज किसी भी कोऑर्डिनेट कंजक्शन से जुड़ता है तो कैसा क्लाउज हो जाएगा? ये कोऑर्डिनेट क्लाउज हो जाता है। और कोऑर्डिनेट क्लाउज के लास्ट में जब पंक्चुएशन साइन लगाते हैं तब ये कैसा हो जाएगा सेंटेंस? ये कंपाउंड सेंटेंस हो जाएगा। यहाँ पर ये क्या हो गया? कंपाउंड सेंटेंस हो गया। उसके बाद छठा, You met me when I was walking in the ground and my brother was running। यहाँ पर देखिए आपको हम बताए थे कि जिस वाक्य के अंदर सारा का सारा क्लाउज आ जाए वो कैसा सेंटेंस होता है? वो मिक्स सेंटेंस होता है। You met me ये कैसा क्लाउज है? ये प्रिंसिपल क्लाउज है। I was walking, when I was walking, यहाँ पर when लगा हुआ है। when कैसा कंजक्शन है? सबऑर्डिनेट कंजक्शन है। when I was walking ये हो गया सबऑर्डिनेट क्लाउज। लेकिन आप अगर when को हटाते हैं, I was walking in the ground and my brother was running, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कैसा क्लाउज हो गया? कोऑर्डिनेट क्लाउज हो गया। तो यहाँ पर देखिए इस वाक्य के अंदर तीनों क्लाउज का प्रयोग किया गया है। प्रिंसिपल क्लाउज भी है, सबऑर्डिनेट क्लाउज भी है और कोऑर्डिनेट क्लाउज भी है। तो जिसमें तीनों क्लाउज होगा वो मिक्स सेंटेंस हो जाता है। तो ये कैसा सेंटेंस हो गया? ये मिक्स सेंटेंस हो गया। उसके बाद देखिए 7 नंबर, ऑल बॉयज आर टेंट्रमिंग टू अटेंड द क्लास। तो सबसे पहले देखिए टेंट्रम, इसका मतलब क्या होता है? नखरा करना, बहाना बनाना। तो ऑल बॉयज आर टेंट्रमिंग टू अटेंड द क्लास, सारे लड़के क्लास अटेंड करने के लिए बहाना बना रहे, नखरा कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए इस पूरे वाक्य में कितना सब्जेक्ट है? एक ही सब्जेक्ट है। और वर्ब कितना है? एक ही है। तो जिसमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होगा वो कैसा सेंटेंस हो जाएगा? सिंपल सेंटेंस हो जाएगा। ये क्या हो गया? सिंपल सेंटेंस हो गया। और 8 नंबर, इफ यू कम्स हियर यू विल बी अवॉर्डेड। अब देखिए ये कैसा सेंटेंस है? सबसे पहले इफ यू कम्स हियर, यहाँ पर क्या लगा हुआ है? इफ लगा हुआ है। और जिस वाक्य में सब इफ लग गया, इफ मतलब क्या हो गया? ये सबऑर्डिनेट कंजक्शन है। तो यहाँ पर देखिए इफ यू कम्स हियर, ये कैसा क्लाउज हो गया? सबऑर्डिनेट क्लाउज हो गया। क्यों सबऑर्डिनेट क्लाउज हो गया? क्योंकि यहाँ पर क्या लगा हुआ है? इफ लगा हुआ है। और उसके बाद यू विल बी अवॉर्डेड, तुम पुरस्कार पाओगे। तो यहाँ पर ये प्रिंसिपल क्लाउज हो गया। तो जिसमें एक सबऑर्डिनेट क्लाउज होगा और एक प्रिंसिपल क्लाउज होगा वो कैसा सेंटेंस बन जाएगा? वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन जाएगा। और ये कैसा हो गया? ये यहाँ पर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया। तो इस तरीके से देखिए जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो एक्सरसाइज करने में क्या होता है? आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। और हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारा एक्सरसाइज समझ में आ गया होगा। और अगर इसके बावजूद भी आपको कोई प्रॉब्लम रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और अगर और भी जरूरत होगा तो हम और भी एक्सरसाइज आपको करवा देंगे। ठीक है, थैंक यू।